इस कहानी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान के कुनार प्रांत का सीन दिखाया जाता है, जहां टोनी स्टार्क कुछ सोल्जर्स के साथ हथियारों की डील करके वापस लौट रहा होता है। जिमी नाम का एक ऑफिसर टोनी के साथ फोटो क्लिक करवाने लगता है, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है। सभी टोनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर सभी मारे जाते हैं। टोनी खुद को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आता है और एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। वो अपने दोस्त रोडी को कॉल करने लगता है, मगर तभी उसके पास एक बम आकर गिरता है, जो कि उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का था। उस बम के ब्लास्ट की वजह से टोनी बुरी तरीके से घायल होकर दूर गिर जाता है। टोनी की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो टेन रिंग्स नाम के एक आतंकवादी गिरोह के कब्जे में है। फिर अब हमें 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लॉस वेगास में अपोलो की अवार्ड शो होता है, जहाँ जेम्स रोडी सभी को टोनी स्टार्क के बारे में बताता है कि उस मशहूर साइंटिस्ट होवर्ड स्टार्क का बेटा है, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में हथियार बना लिए थे, और उनका बेटा टोनी भी उनकी ही तरह बहुत इंटेलिजेंट था। उसने 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड बनाया, फिर 6 साल की उम्र में पहला इंजन बनाया। मगर जब होवर्ड स्टार्क की डेथ हुई तो होवर्ड के पुराने दोस्त और पार्टनर ओबेडाइन स्टेन ने मशहूर हथियार निर्माणकर्ता की कमी को पूरा किया। मगर जब 21 साल की उम्र में टोनी वापस लौटा तो उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज का नया सीईओ बना दिया गया, जिससे टोनी ने स्मार्ट वेपन, एडवांस रोबोटिक्स और सैटेलाइट टारगेटिंग बनाया, ताकि अपना देश सुरक्षित रहे और कोई देश उन पर हमला करने की जरूरत ना कर सके। अब रोडी सभी को बताता है कि टोनी के इन सभी कारनामों की वजह से उसे अपोलो की अवार्ड दिया जा रहा है, मगर टोनी वहां अवार्ड लेने नहीं आता, इसीलिए ओबेडाइन स्टेन को ही वहां आकर वो अवार्ड लेना पड़ता है। वहीं टोनी कसिनो में गेम खेल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अय्याश किस्म का इंसान था। रोडी उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम अवार्ड लेने क्यों नहीं आए, तो टोनी उसे कहता है कि मेरे घर में पहले ही बहुत सारे अवार्ड है, इसीलिए मुझे इस अवार्ड की कोई जरूरत नहीं। फिर टोनी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे वेनिटी फेयर मैगजीन की रिपोर्टर क्रिस्टिन एवरहोट रोक लेती है। वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है। फिर रात को दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। सुबह जब क्रिस्टिन बाहर आती है तो पेपर उसे वहाँ से वापस भेज देती है। पेपर टोनी की असिस्टेंट होती है, जो टोनी के सभी काम किया करती थी। फिर वो नीचे टोनी के पास जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हें इस वक्त दूसरे शहर में होना चाहिए था, तुम्हारी अफगानिस्तान में हथियारों की डील है। तो टोनी उसे कहता है कि वो मेरी खुद की फ्लाइट है, इसीलिए वो मुझे छोड़कर नहीं उड़ेगी। फिर टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज पहुंच जाता है, जहां रोडी उसे बताता है कि 3 घंटों से मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। तो टोनी उसे कहता है कि मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा था। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो अफगानिस्तान के बरगम एयरबेस पर पहुंच जाते हैं, जहां वो जनरल से मिलता है और ने अपने बहुत ही खतरनाक और एडवांस जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग करके दिखाता है, जिससे धमाका बहुत खतरनाक होता है। सभी को मिसाइल बहुत पसंद आती है। टोनी एबेडाइन को कॉल करके इस डील के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर टोनी सोल्जर्स के साथ वहाँ से निकलने लगता है। रोडी भी उसके साथ आने लगता है, लेकिन टोनी उसे कहता है कि गाड़ी में जगह खाली नहीं है, इसीलिए उसे दूसरी गाड़ी से बेस पर आने को कहता है। उसके बाद टोनी पर टेन रिंग्स का हमला हो गया था, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा। अब टेन रिंग्स ने उसे पकड़ लिया था। टेन रिंग एक गुप्त अपराधी और आतंकवादी संगठन होता है। टोनी का इलाज किया जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। टोनी की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे वो बहुत हैरान होता है। वो देखता है कि उसके सीने में एक डिवाइस लगी हुई है। वो वहाँ मौजूद यिनसेन नाम के आदमी से इस बारे में पूछता है, तो यिनसेन उसे बताता है कि मैंने यह सब तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया, क्योंकि उस मिसाइल ब्लास्ट की वजह से तुम्हारे शहर में बहुत छोटे छोटे लोहे के टुकड़े चले गए थे। जितने टुकड़े में निकाल सकता था उतने निकाले, पर अब भी तुम्हारी बॉडी में बहुत से छोटे टुकड़े हैं, जो सब तुम्हारे दिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाते। टोनी उससे पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं, लेकिन तभी वहाँ कोई आने लगता है, इसीलिए यिनसेन उसे अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। तभी वहाँ अबू बकर अपने साथियों के साथ आ जाता है। अबू बकर टेन रिंग का एक मेंबर होता है। वो टोनी से कहता है कि तुम्हारा यहाँ स्वागत है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए जेरिको मिसाइल बनाओ, जिसको तुमने जनरल को चलाकर दिखाई थी, और वो उन्हें उसका फोटो दिखाता है। टोनी साहब मना कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए वो मिसाइल नहीं बनाऊंगा। तो टोनी को टॉर्चर करने लगते हैं। वो उसे पानी में डुबोते हैं और बाहर ले आते हैं, जहाँ टोनी देखता है कि अफगानिस्तान से बहुत दूर गुफाओं के बीच है, और वहाँ उन आतंकवादियों
आतंकवादियों के पास उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बहुत सारे हथियार मौजूद थे। अब वो टोनी से कहता है कि हमारे पास जेरिको मिसाइल बनाने का सभी सामान मौजूद है और तुम्हें जो चाहिए वो सभी सामान हम ला कर देंगे, और जैसे ही तुम जेरिको मिसाइल बना दोगे हम तुम्हें आजाद कर देंगे। टोनी को पता था कि उसे आजाद नहीं करेगा, इसीलिए उसे झूठ बोलकर हाँ कर देता है कि वो उसके लिए जेरिको मिसाइल बनाएगा। अब टोनी यिनसेन के साथ ही अपने काम पर लग जाता है। वो मिसाइल के पार्ट से अपने लिए आर्क रिएक्टर बना रहा होता है, मगर सभी आतंकवादियों को लगता है कि वो जेरिको मिसाइल बना रहा है। यिनसेन भी समझ जाता है कि टोनी जेरिको मिसाइल नहीं बना रहा है, इसीलिए वो टोनी से पूछता है कि ये क्या है। तो टोनी बताता है कि ये छोटा आर्क रिएक्टर है और ऐसा ही बड़ा आर्क रिएक्टर मेरी फैक्ट्री में भी लगा हुआ है, और जब तक ये आर्क रिएक्टर मेरी बॉडी में लगा रहेगा तब तक कोई टुकड़ा मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस आर्क रिएक्टर में बहुत पावर है, ये एक सेकंड में 3 गीगा जूल पावर को जनरेट कर सकता है। इससे हम यहाँ से बाहर भागने का इंतजाम कर सकते हैं। और उसे पेपर पर बनाए गए अपने पहले आयरन मैन सूट का फोटो दिखाता है। यिनसेन को भी यह आइडिया काफी अच्छा लगता है क्योंकि कुछ सालों से उसे भी यही कैद किया हुआ था। अब यिनसेन टोनी की बॉडी में वो आर्क रिएक्टर फिट कर देता है, मगर कैमरे में अबू के साथी भी ये सब देख लेते हैं। टोनी और यिनसेन साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं। टोनी यिनसेन से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वो बताता है कि मैं गुलमीरा से हूँ, जो बहुत अच्छी जगह है, और जब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा तो अपने परिवार से मिलूंगा। मगर टोनी उसे बताता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब वो दोनों आयरन मैन सूट के पार्ट्स बनाने के काम में लग जाते हैं। 10 रिंग का लीडर रजा टोनी को देखकर समझ जाता है कि वो जेरिको मिसाइल नहीं बल्कि कुछ और बना रहा है, इसीलिए वो टोनी के पास आता है। वो यिनसेन से पूछता है कि आखिर यहाँ असल में हो क्या रहा है, तुम्हें बहुत वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक जेरिको मिसाइल क्यों नहीं बना। तो यिनसेन उसे बताता है कि टोनी बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, मगर रजा समझ गया था कि वो कोई साजिश कर रहे हैं, इसीलिए उसे घुटनों पर बिठा देते हैं और वो एक अंगारे को उसके मुंह में डालने लगता है। ये देखकर टोनी उसे कहता है कि मेरे काम का आदमी है, तो रजा उसे छोड़ देता है और टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, मेरी जेरिको मिसाइल तैयार हो जानी चाहिए। अब टोनी पूरी रात मेहनत करके अपने आयरन मैन सूट को पूरा कर लेता है। यिनसेन अब उसे वो सूट पहना देता है और उसे सेट करने लग जाता है। रजा देख लेता है कि वो दोनों कुछ कर रहे हैं, इसीलिए अपने 2 साथियों को चेक करने भेजता है, मगर जब वो गेट खोलते हैं तो टोनी के लगाए बॉम्ब से दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। यह देखकर रजा अपने साथियों को उस तरफ भेजता है। यिनसेन टोनी के सूट में क्लाउड से डेटा इंस्टॉल करने लग जाता है। टोनी उसे कहता है कि तुम यहाँ छिप जाना और मैं रास्ता साफ करूंगा, लेकिन अभी डेटा आधा ही इंस्टॉल हुआ था, इसीलिए यिनसेन टोनी से कहता है कि मैं उन सभी को रोकता हूँ जिससे तुम्हें और ज्यादा वक्त मिलेगा। और वो गन लेकर बाहर चला जाता है और इधर उधर फायर करने लगता है, लेकिन रजा उसे पकड़ लेता है। अब ड्राइव भी इंस्टॉल हो चुका था, इसीलिए अब टोनी अपने सूट से उन आतंकवादियों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सभी को मारने लग जाता है। सभी लोग टोनी पर फायर करते हैं, लेकिन सूट की वजह से उसे कुछ नहीं होता और वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब टोनी जब बाहर आता है तो उसे यिनसेन दिखाई देता है जो बहुत घायल हालत में था, लेकिन तभी मौका देकर रजा उस पर हमला कर देता है, मगर टोनी बच जाता है और रजा पर हमला करता है जिससे वो पत्थरों में दब जाता है। टोनी यिनसेन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तुम्हें अपने परिवार से मिलना है। तो यिनसेन उसे बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरी फैमिली पहले ही मर चुकी है, इसीलिए अब मैं ऊपर जाकर उनसे मिलूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यही चाहता था। तो टोनी उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। टोनी को अब अपने दोस्त की मौत से गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाता है जहाँ सभी रजा के लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, मगर टोनी अपने हाथों से फायर निकालकर वहाँ रखे सभी मिसाइल और लोगों को जलाने लग जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन टोनी से पहले ही अपने सूट को फ्लाई करके वहाँ से उड़ जाता है और कुछ दूर जाकर गिर जाता है, जिससे उसका पूरा सूट वहीं टूट जाता है। मगर टोनी को मजा आता है कि उसके सूट ने काम किया और अब वो अपना मुंह ढककर मदद के लिए आने का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त रोडी उसे ढूंढ रहा होगा। और कुछ ही दिनों के बाद रोडी फाइनली उसके पास पहुंच जाता है। रोडी उसे मिलकर खुश होता है। अब वो वापस से अमेरिका आ जाते हैं। पेपर उसे जिंदा देखकर खुश होती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। तो टोनी उसे कहता है कि मुझे अभी कुछ जरूरी कदम उठाने हैं, मैं 3 महीने कैद में था। फिर वो घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहाँ ओबेडाइन भी आ जाता है, जो टोनी को जिंदा देखकर बहुत खुश
होता है, पेपर के पास शील्ड का एजेंट फिल आता है जो उसे अपना कार्ड देता हुआ बताता है कि मुझे टोनी से कुछ बात करनी है कि आखिर कैसे जिंदा बचकर लौट सके। तो पेपर उन्हें बताती है कि आपकी उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगी। वहीं टोनी सभी रिपोर्टर से कहता है कि आपको बैठ जाना चाहिए। तो सभी टोनी की बात मान लेते हैं। टोनी सभी को बताता है कि मैंने अपने ही हथियारों से अपने जवानों को मरते हुए देखा जिन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। फिर उन आतंकवादियों ने मुझे पकड़ लिया जिनके पास मेरी कंपनी के सभी हथियार थे, इसीलिए मैं अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद कर दूंगा। सभी से हैरान हो जाते हैं। टोनी सभी से कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूँ विस्फोट के सिवा। ओबेडाइन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो टोनी को वहाँ से भेज देता है। वो फैक्ट्री में टोनी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने गलत फैसला लिया। अगर हम हथियार ही नहीं बनाएंगे तो शेयर बाजार में हमारा शेयर गिर जाएगा, इसीलिए हमें हथियार बनाने होंगे, यही हमारा काम है। तो टोनी उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लाशों के ढेर लगाना हमारी विरासत हो, और मैंने जो तबाही देखी उसके बाद मैं नहीं चाहता कि हम हथियार बनाएं, क्योंकि हम कोई बेहतर काम नहीं कर रहे, लेकिन हम कोई बेहतर काम कर सकते हैं और जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि हमें आर्क रिएक्टर की तकनीक को फिर से जांचना चाहिए, और उसे अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है। तो ओबेडाइन उसे कहता है कि हम दोनों एक टीम है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और तुम्हारे इस फैसले की वजह से हमें बोर्ड मेंबर से बहुत सी बातें सुननी होगी, इसीलिए अब तुम इन मामलों से दूर रहना। तो टोनी भी उसकी बात मान लेता है। अब न्यूज में हर जगह ये खबर फैल जाती है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियार नहीं बनाएगी। पेपर भी ये न्यूज देख रही होती है, तभी उसे टोनी का कॉल आता है और उसे अपने पास नीचे बुलाता है, जहाँ टोनी उसे बताता है कि मैंने नया आर्क रिएक्टर बनाया है। पेपर उसे कहती है कि क्या तुम इसकी वजह से जिंदा हो? तो टोनी उसे कहता है कि अब पुराना हो चुका है, इसीलिए तुम्हें इसे बदलना होगा, मगर इस डिवाइस के नीचे खुली तार अटक गई है, तुम उसे निकाल दो। पेपर काफी डर जाती है। वो टोनी से कहती है कि मुझसे नहीं होगा। टोनी उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी। तो पेपर मान जाती है और उसके सीने में हाथ डालकर उस खुली वायर को निकाल लेती है और नए आर्क रिएक्टर को फिट कर देती है, मगर इससे वो काफी डर गई थी, इसीलिए उसे कहती है कि आज के बाद ऐसा काम करने को मुझे मत कहना। तो टोनी उसे कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर उससे पूछती है कि मुझे इस पुराने आर्क रिएक्टर का क्या करना है? तो टोनी उसे कहता है कि इसे बर्बाद कर दो, ये मेरे अब किसी काम का नहीं है, मैं पुरानी चीजें संभालने वाला कबाड़ी नहीं हूँ। तो पेपर उस डिवाइस को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब टोनी अपना नया आयरन मैन सूट बनाने के काम पर लग जाता है ताकि वो लोगों की हिफाजत कर सके। वो इस प्रोजेक्ट को एक प्राइवेट फोल्डर में रखता है क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो अपने पुराने बनाए हुए सूट को मॉडिफाइड करने लगता है। वहीं हम रजा को देखते हैं जो टोनी के वार से जिंदा बच गया था। वो अपने साथियों के साथ टोनी के उस पुराने सूट के पार्ट्स इकट्ठा करने लग जाता है ताकि उससे खुद सूट बना सके। वहीं टोनी दिन रात मेहनत करके अपने सूट पर काम कर रहा होता है। वो उसकी टेस्टिंग करता है जिससे वो बेहतर तरीके से उड़ पाए, मगर वो इसमें कई बार फेल होता है। अगले दिन जब वो अपनी उड़ान को स्टेबलाइज करने के लिए हाथ के डिवाइस बना रहा होता है, तब पेपर उसके पास आती है जो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। वो उसे बताती है कि ओबेडाइन ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो टोनी ऊपर आ जाता है। वो टोनी को बताता है कि बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि तुम्हारा हथियार न बनाने का फैसला गलत है, इसीलिए उनका कहना है कि वो कोर्ट में जाएंगे। तो टोनी उसे कहता है कि शेयर नीचे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी के ज्यादा शेयर तो हमारे पास है। तो ओबेडाइन उसे समझाता है कि बोर्ड मेंबर्स के पास भी कंपनी का हक है और उनका मानना है कि तुम्हारा नया फैसला ठीक नहीं है। तो टोनी उसे कहता है कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बन रहा हूँ। यह कहकर वो वापस नीचे जाने लगता है। तो ओबेडाइन उसे कहता है कि हमें कंपनी को चलाने के लिए कुछ नया सोचना होगा, इसीलिए हमें इस रिएक्टर की इंजीनियर से जांच करवानी चाहिए, तुम्हें इसके कुछ नमूने तैयार करने होंगे। तो टोनी इसके लिए साफ इनकार कर देता है कि ये सिर्फ मेरे ही पास रहेगा। तो ओबेडाइन उसे कहता है कि क्या मैं नीचे चलकर देख सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मगर टोनी उसे कहता है कि तुम घर जाकर आराम करो। और अब वो वापस अपने सूट को बनाने के काम पर लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद अब वो अपने हाथों और पैरों के डिवाइस की मदद से आसानी से उड़ पाता है। इससे वो बहुत खुश होता है और अब वो अपना पूरा सूट बनाकर तैयार कर लेता है और अपने एआई जारविस को भी उसके अंदर डाल देता है जिससे वो किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता था। वो अपने पूरे सूट को टेस्ट करने के लिए उड़ान भरते हुए बाहर आ जाता है जिससे उसे बहुत मजा आता है। वो पूरे शहर में इधर उधर घूमता है। टोनी अब अपने द्वारा बनाए गए SR-71 जेट का रिकॉर्ड तोड़ने
तोड़ने के लिए आसमान में बहुत ऊपर जाने लगता है, मगर ज्यादा ऊंचाई से उसके सूट में बर्फ जमने लगती है और सूट काम करना बंद कर देता है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। इससे टोनी डर जाता है और मैनुअली ही अपने फ्लिप्स खोलता है, जिससे बर्फ फट जाती है और सिस्टम वापस से रिस्टार्ट हो जाता है, जिससे वो नीचे टकराने से बच जाता है। अब वो उड़ते हुए वापस अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ जैसे वो लैंड करने लगता है तो अपने सूट के बहुत ज्यादा वजन की वजह से छत को तोड़ता हुआ अपनी कार पर आकर गिरता है। टोनी को इससे चोट लगती है और जब वापस अपनी वर्कशॉप में आता है तो उसे पेपर का लाया हुआ गिफ्ट दिखाई देता है, जिसे जब वो खोलता है तो उसमें वो पुराना आर्क रिएक्टर होता है, जिसे उसने शोकेस की तरह सजा दिया था और उसमें लिखा हुआ था कि आर्क रिएक्टर सबूत है कि टोनी के पास दिल है। टोनी इससे खुश होता है। वहीं हम रजा के आदमियों को देखते हैं जो टोनी के उस पुराने सूट के पुर्जों को जोड़कर वापस वो सूट बना रहे होते हैं। अब टोनी भी अपने सूट के वजन को कम करने के लिए अपने एआई जारविस से कहता है कि हमें सूट के धातु में बदलाव करना होगा। लोहे की जगह सोने और टाइटेनियम धातु का इस्तेमाल करो, जिससे इंजन की ताकत और वजन का अनुपात बना रहेगा। तो जारविस इस पर काम करने लग जाता है। तभी वहाँ टीवी पर न्यूज आती है कि लॉस एंजलिस में टोनी स्टार्क का वार्षिक समारोह शुरू होने वाला है, मगर ओबेडाइन ने टोनी को वहाँ नहीं बुलाया था, जिससे सभी को लगता है कि टोनी उस शो में नहीं आएगा। तभी जारविस टोनी को बताता है कि मैंने गोल्ड और टाइटेनियम से नया सूट बनाकर तैयार कर दिया है। तो टोनी उसे अपनी कार के जैसा लाल रंग देने को कहता है, जो उसे दूसरों की नजर से बचने में मदद करेगा। जारविस अब सूट पर पेंट करने के काम में लग जाता है और टोनी डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल में जाने के लिए निकल जाता है। वो अपनी सुपर कार से कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाता है। ओबेडाइन टोनी से कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। टोनी अंदर आकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे शील्ड का एजेंट फिल मिलता है, जो उससे कुछ सवालों के जवाब के लिए उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। तभी टोनी की नजर पेपर पर जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए उसके साथ डांस करने लग जाता है। पेपर को ये बहुत अजीब लगता है और वो दोनों ऊपर छत पर आ जाते हैं। टोनी पेपर से प्यार करने लगा था, मगर ये उन दोनों को बहुत अजीब लगता है और टोनी ड्रिंक लेने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ टोनी को क्रिस्टिन एवेटहोर्ट मिलती है। वो उसे कुछ फोटोग्राफ दिखाकर बताती है कि तुमने तो कहा था कि तुम हथियार नहीं बनाओगे, मगर तुम्हारे हथियारों की कालाबाजारी हो रही है। गुलमीरा पर आतंकवादी अपना कहर बरसा रहे हैं। टोनी देखता है कि उनके पास जेरिको मिसाइल भी है। क्रिस्टिन बताती है कि ये सभी फोटो कल के हैं। टोनी उसे कहता है कि मैंने किसी को हथियार नहीं बेचे और जो मेरी कंपनी में से किसी ने ये काम किया होगा। टोनी इस बारे में ओबेडाइन से पूछता है कि क्या तुमने उन आतंकवादियों को हथियार बेचे, मगर ओबेडाइन उसे कोई जवाब नहीं देता। टोनी न्यूज में देखता है कि गुलमीरा के लोगों पर आतंकवादी बहुत अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें उनके गांव से भगाया जा रहा है। टोनी को इससे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गुलमीरा वही गांव था जहां इंसान रहा करता था। टोनी देखता है कि उसके हाथ के शूटर बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए वो सोचता है कि वो आसानी से ट्रेनिंग को खत्म कर सकता है। इसीलिए वो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अपना सूट पहन लेता है और गुलमीरा के लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं गुलमीरा में अबू बकर अपने आदमियों के साथ सभी लोगों को मार रहा था और उनके बच्चों और वाइफ को बंदी बना लेता है। एक बेटा अपने पिता के पास जाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर अबू बकर उसे मरवाने लगता है, मगर तभी वहां टोनी पहुंच जाता है और एक बहुत ही खतरनाक एंट्री लेता है और एक एक करके अबू के सभी आदमियों को खत्म करने लग जाता है। यह देखकर अबू के लोग उन मासूम लोगों पर गन तान देते हैं, तो टोनी अपने एडवांस हथियार से उन्हें एक ही बार में शूट करके खत्म कर देता है। सभी लोग इससे खुश होते हैं। अबू रजा को कॉल करने लगता है, मगर इससे पहले ही टोनी उसे दीवार तोड़कर बाहर निकाल देता है और उसे लोगों के बीच में छोड़कर चला जाता है। अब वो सभी लोग अबू पर हमला कर देते हैं। टोनी रजा के मिसाइल को भी खत्म करने जाने लगता है, मगर तभी एक टैंक के हमले से वो नीचे गिर जाता है। इसीलिए टोनी उस टैंक को खत्म कर देता है और सभी लोगों को मारकर वहाँ मौजूद जेरिको और बाकी सभी मिसाइल को भी खत्म कर देता है। रजा भी उसे दूर से टोनी को जाते हुए देख लेता है। वहीं कैलिफोर्निया की एयरफोर्स को भी इस हमले के बारे में पता चल जाता है कि किसी ने आतंकवादी दल पर हमला किया है, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि हमला किसने किया होगा। रोडी भी वहाँ जाता है और बाकी ऑफिसर उसे बताते हैं कि कोई अनजाने जहाज ने ये सब किया है, मगर वो रडार पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो बहुत छोटा है। और अब वो अपने दो F-22 रैप्टर्स जेट को उस अनजान जहाज यानी टोनी के पीछे भेजते हैं और उस पर हमला करने लग जाते हैं। यह देखकर टोनी रोडी को कॉल लगाता है और से बताता है कि उस
सूट के अंदर मैं हूँ। तो इससे वो हैरान हो जाता है और उन ऑफिसर को टोनी पर हमला करने से मना करता है, मगर तभी टोनी के जेट से टकराने की वजह से वो जेट क्रैश होने लगता है, जिससे पायलट खुद को इजेक्ट कर लेता है, मगर उसका पैराशूट नहीं खुलता। लेकिन टोनी वक्त रहते उसका पैराशूट खोलकर उसकी जान बचा लेता है। अब टोनी वापस से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। पेपर जब नीचे टोनी के पास आने लगती है तो वो देखती है कि गेट टूटे हुए हैं और टोनी वहाँ अपने सूट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसने सूट की फिटिंग बहुत टाइट की थी, इसीलिए उसे निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर पेपर हैरान होती है क्योंकि उसके सूट पर गोलियां लगी थी। वहीं हम रजा को देखते हैं जिसके पास ओबेडाइन मिलने आता है, क्योंकि ओबेडाइन ने ही रजा को हथियार बेचे थे। ओबेडाइन रजा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि टोनी को मार देना जब तुमने उसे पकड़ा था। तो रजा उसे कहता है कि तुमने हमें उसे मारने की बहुत कम कीमत दी थी। ओबेडाइन अब उससे उस सूट के बारे में पूछता है जो टोनी ने पहले बनाया था। तो रजा उसे अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है कि इसी सूट की वजह से टोनी भाग पाया, मगर वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा क्योंकि उसका पहला बनाया सूट बहुत पावरफुल है। अगर ये हमारे पास रहा तो हम पूरे एशिया पर हुकूमत कर सकते हैं, मगर तुम स्टार्क की कंपनी चाहते हो, इसीलिए हमारा दुश्मन एक ही है। हम साथ काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें डिजाइन दूंगा और तुम मुझे इसे चालू करके वापस दे देना। तो ओबेडाइन अपने एक खास सोनिक टेसर से उसे पैरालाइज कर देता है और अपने साथियों से कहकर उसके सभी साथियों को मरवा देता है। अब ओबेडाइन टोनी के पुराने सूट को वापस बनाने के लिए साइंटिस्ट को काम पर लगवा देता है। वहीं टोनी पेपर को ऑफिस जाकर मेन कंप्यूटर के डेटा को हैक करने को कहता है ताकि वो पता कर सके कि रजा के साथियों को हथियार किसने बेचे थे। पेपर उसकी बात मानकर ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ओबेडाइन के पीसी में वो ड्राइव कनेक्ट करके उसे हैक कर लेती है, जिससे वो प्राइवेट फाइल्स को एक्सेस कर पाती है। उसे ओबेडाइन के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट सेक्टर 16 के बारे में पता चलता है, जिसमें वो आयरन मैन के पुराने सूट को मॉडिफाइड करके बना रहा था। साथ ही उसे उसमें वो फुटेज भी मिलती है जब टेनरिक्स ने टोनी को पकड़ लिया था, जिससे उसे पता चलता है कि ओबेडाइन ने टोनी को मारने की सुपारी दी थी। अब वो सभी फाइल को कॉपी करने लग जाते हैं, मगर तभी ओबेडाइन वहां आ जाता है, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं चलता कि वो उसकी फाइल कॉपी कर रही है और पेपर चालाकी से ड्राइव लेकर वहां से निकल जाती है। मगर जब ओबेडाइन अपना पीसी ओपन करता है तो उसे पता चल जाता है कि पेपर ने डेटा कॉपी किया है, जिससे वो उसके पीछे जाता है। मगर पेपर को वहाँ शील्ड का एक एजेंट फिल मिलता है जिसके साथ उसकी मीटिंग थी, इसीलिए उसे अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से ओबेडाइन उसके पीछे नहीं जा पाता। ओबेडाइन अब अपने साइंटिस्ट विलियम के पास जाता है, जो उसे बताता है कि हम सूट को पावर देने की तकनीक नहीं बना पा रहे हैं। तो ओबेडाइन विलियम को कहता है कि टोनी ने उस आर्क रिएक्टर को एक गुफा में बनाया था। तो विलियम उन्हें कहता है कि मैं टोनी नहीं हूँ। वहीं टोनी जब अपने घर पर होता है तो उसे पेपर का कॉल आता है, लेकिन तभी ओबेडाइन वहाँ पहुँच जाता है, जो सोनिक टेजर से टोनी को पैरालाइज कर देता है, जिससे टोनी ना तो बोल पाता है ना ही कुछ कर पाता है। ओबेडाइन उसके शरीर से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है ताकि उससे वो अपना सूट चला सके और टोनी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ पेपर रोडियो कॉल करके बता देती है कि ओबेडाइन टोनी को मारना चाहता है और वो खुद सेक्टर 16 में फिल के साथ उसे रोकने जाने लगती है। वहीं टोनी की हालत काफी खराब होती है, मगर वो नीचे अपने बेस की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ उसका पुराना आर्क रिएक्टर रखा हुआ था और वो किसी तरह उसे हासिल कर लेता है और अपने शरीर में फिट कर लेता है। अब रोडी भी वहाँ पर आ जाता है। टोनी उससे पूछता है कि पेपर कहाँ है, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा था। रोडी उसे बताता है कि वो फिल के साथ है और ओबेडाइन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो टोनी उसे कहता है कि ओबेडाइन पेपर को मार देगा, इसीलिए मुझे कुछ करना होगा, और वो सूट पहनकर पेपर को बचाने निकल जाता है। वहीं पेपर फिल और उसके ऑफिसर के साथ ओबेडाइन को गिरफ्तार करने के लिए सेक्टर 16 में पहुंच जाती है, मगर ओबेडाइन ने पहले ही अपने सूट में आर्क रिएक्टर चालू करके उसे ऑन कर लिया था और उसने पहले से बहुत बड़ा सूट बनाया था। ओबेडाइन पेपर को मारने के लिए उस पर हमला करने लग जाता है, मगर वो किसी तरह से वहाँ से बचकर बाहर आ जाती है। ओबेडाइन वहाँ भी आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी टोनी वहाँ पहुँच जाता है, जो उस पर हमला करके उसे दूर ले जाता है। उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। टोनी का आर्क रिएक्टर पुराना होने की वजह से वो नए सूट को फुल पावर नहीं दे पा रहा था, इसीलिए ओबेडाइन टोनी को बहुत मारता है। टोनी उड़ने लग जाता है तो ओबेडाइन उसे कहता है कि तुमने अपने डिजाइन को बेहतर बनाया, मगर मैंने भी इसे बेहतर बना लिया है, और वो भी उड़ने लग जाता है। ये देखकर टोनी
टोनी को कुछ समझ नहीं आता और वो जारविस से कहता है कि हमें इसे बर्फ में जमाना होगा और वो फुल पावर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। टोनी के सूट में बहुत कम पावर बची थी मगर फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और वो ओबेडायन को बहुत ऊपर ले जाता है, जिससे बर्फ जमने की वजह से ओबेडायन का सूट काम नहीं करता और नीचे गिरने लग जाता है। टोनी भी किसी तरह खुद को संभालता है और नीचे आ जाता है मगर ओबेडायन खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो टोनी पर वापस से हमला कर देता है और उसे घायल करने लगता है। टोनी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ओबेडायन का सूट बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो किसी तरह धुएं की मदद से उसे बच जाता है और पेपर को बताता है कि हम अभी फैक्ट्री के ऊपर हैं, इसीलिए तुम्हें फैक्ट्री के रिएक्टर में दबाव बढ़ाकर उसे ब्लास्ट करना होगा। और वो वापस से ओबेडायन पर हमला करके किसी तरह उसके सूट के डिटेक्टिव सिस्टम को खराब कर देता है मगर ओबेडायन अपने सर को ओपन कर लेता है और टोनी से कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर तभी टोनी पेपर से कहकर रिएक्टर के बटन को दबा देता है, जिससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है। टोनी दूर गिर जाता है और वो सारी एनर्जी ओबेडायन को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे वो रिएक्टर के ऊपर गिरकर खत्म हो जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। टोनी की जान बच जाती है क्योंकि उसके सूट में अभी भी कुछ पावर बची थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि आयरन मैन ने इस सिटी और गुलमीरा को आतंकवादियों से बचाया, इसीलिए सभी उसे हीरो मानने लग गए थे। फिर टोनी को एक कवर स्टोरी सुनाता है ताकि किसी को पता न चले कि वो आयरन मैन है, मगर जब टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो वो सभी को बता देता है कि वही आयरन मैन है। सभी इससे चौंक जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ निक फ्यूरी टोनी के घर आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम दुनिया में एकमात्र सुपर हीरो नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ एवेंजर्स इनिशिएटिव पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसी के साथ ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।